Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with the chapter number 2 of class 10 geography, and the chapter's name is Forest and Wildlife Resources. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the link below that is given in the description box. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Forest and Wildlife Resources. We share this planet with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारा ये जो प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट अर्थ है, इसको हम बहुत सारे दूसरे जीवों के साथ शेयर करते हैं। मतलब मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे दूसरे लिविंग बींग्स हैं, जीव जंतु हैं जिनके साथ हम इस धरती को शेयर कर रहे हैं। ये जो धरती है वो सिर्फ हमारी अकेले की नहीं है, बल्कि हमारे साथ बाकी लोगों की भी है, बाकी जो लिविंग बींग्स है उनकी भी है। ठीक है, जो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स, बर्ड्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इन सभी के जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबकी ये अर्थ है, ना कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की। तो हम इन सबके साथ मिलके इस धरती को बांट रहे हैं। अब चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें कि हम नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते, वो ऑर्गेनिजम्स भी इस धरती का ही हिस्सा है। बैक्टीरिया हो गए, लाइकेन्स हो गई। सो यहाँ पे लाइकेन जो है उसका मतलब एक तरीके से काई होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, पानी के ऊपर एकदम हरी हरी एक लेयर बिछ जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की। इसी तरीके से आप देखोगे, जैसे अगर कोई पत्थर गीला है, बहुत टाइम से वो गीला गीला रहता है, तो वहां पे भी उसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन सा येलोइश एक लेयर चढ़ जाता है। तो जो लाइकेन्स है, मतलब जो काई है, वो भी एक तरीके से बहुत छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे वो प्लांट्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो भी। तो ये सारी चीजें, इससे लेकर बनियन ट्री हो गया, मतलब कि जो बरगद का पेड़ होता है, बड़े से बड़े जो जानवर हैं, एलिफेंट्स हो गए, ब्लू व्हेल्स हो गए, तो ये सारे जानवर जो हैं, छोटे से लेके छोटा और बड़े से लेके बड़ा, क्या है ये सब इस धरती का हिस्सा है और हम इन सब के साथ इस प्लैनेट को शेयर कर रहे हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। और ये जो पूरा हैबिटेट है, मतलब एक तरीके से जो पूरी धरती है जिस पे हम रहते हैं, उस पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। बायो मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब एक तरीके से उसमें अंतर, बहुत सारे चेंजेस हैं अलग अलग तरीके की। तो लाइफ जहां पे अलग अलग तरीके की मिले, बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के जीव जंतु। तो देखो, हमें धरती पे क्या देखने मिलता है भाई, हम इंसान भी हैं और जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, और एक पेड़ पौधा जो है वो भी 10 तरीके का होता है। जैसे एक जानवर जो है उसकी भी अपनी अलग अलग स्पीशीज होती हैं। जैसे डॉग ले लो आप, डॉग की कितनी सारी स्पीशीज आपको पता होगा, है ना। एक प्लांट की ही बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। आम के भी बहुत सारे तरीके के आम होते हैं ना, कोई दशहरी आम होता है, कोई लंगड़ा आम होता है, कोई बम्बई वाला आम होता है। तो मतलब कि अलग अलग तरीके के आम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें एक प्लांट के लेवल पे ही इतने ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं कि एक जो लिविंग बीइंग है वही 10 तरीके का है, एक जो डॉग है उसी की अपनी 10 तरीके की स्पीशीज है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना। एक तो होगा कि भाई ऑर्गेनिजम्स वैसे अलग अलग है, कोई प्लांट, कोई एनिमल, कोई वैसे, है ना। बट इन कैटेगरीज के अंदर भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के जो आपको स्पीशीज हैं वो देखने मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कि जो अलग अलग तरीके के हमें जीव जंतु देखने मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत ज्यादा तरीके के अलग अलग जीव जंतु हमें देखने मिल रहे हैं। We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. अब हम जो इंसान हैं वो इन सारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलके एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाला तैयार कर रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से हम सारे लोग जो हैं, भले ही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो और बड़े से बड़ा जानवर हो, एलिफेंट्स हो, व्हेल्स हो, कोई भी हो, हम सब ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और हम क्या बना रहे हैं, एक तरीके से एक जाला बना रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, यहाँ पे ये घास है, ये ग्रास हो गई। अब ग्रास पे कौन डिपेंड करता है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, ठीक है। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है, ईगल, ठीक है, ईगल। अब मान लो वैसे ईगल को कोई मार के नहीं खा रहा है, बट जब ईगल मर जाएगी, जब ईगल मर जाएगी तो उसको कौन खाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाएंगे।
हमने लास्ट चैप्टर में ह्यूमस के बारे में डिस्कस किया था, जब हमने देखा था कि ह्यूमस क्या है, ह्यूमस कैसे बनता है कि जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोजिशन कैसे होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिकम्पोज करते हैं। तो ये जब ईगल मर जाएगी तो उसको कौन डिकम्पोज करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद जो है एक तरीके से वो बनते बिगड़ते रहते हैं, उनको भी दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है वो खाते हैं, जो एकदम बहुत छोटे छोटे कीड़े होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वो गए जो हमें आंखों से भी नहीं दिखते। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कौन खा रहा है, जो एकदम जो बहुत छोटे कीड़े हैं जो हमें आंखों से दिख जाते हैं, मान लो, है ना, जो हमें आंखों से, ऐसे इंसेक्ट जो हमें आंखों से दिख रहे हैं, मतलब वो मान लो बस ऐसे एक बूंद के बराबर है, तो वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। उस बूंद बराबर को कोई और बड़ा कीड़ा खाता है। अब ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब फ्रॉग को, जैसे यहाँ पे फ्रॉग है, अब फ्रॉग को सिर्फ और सिर्फ स्नेक तो नहीं खाता होगा, कोई दूसरा जानवर भी फ्रॉग को मार के खा जाता होगा। अब ग्रास हॉपर को भी सिमिलरली जरूरी तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग ही खाए, कोई दूसरा जानवर भी खाएगा। उस दूसरे जानवर को क्या पता स्नेक खा ले, उस दूसरे जानवर को मान लो यहाँ पे कोई और लायन खा ले। तो ये ना बहुत ज्यादा एक घिचपिच चीज हो जाएगी, है ना। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी पे डिपेंड कर रहा है, कोई किसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अब मान लो सेम ग्रास है, इसको कौन खा रहे हैं, इनको डियर खा रहे हैं, ठीक है। इनको जो चिकन है वो भी खा रहा है, मतलब कि जो घास से जो दाने होते हैं, अनाज वगैरह, वो कौन खा रहा है, वो चिकन भी खा रहा है। और मतलब जो मुर्गी होती है, हैन होती है, वो भी ये घास पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और डियर भी डिपेंड कर रहा है। अब डियर को कौन खा रहा है, लायन खा रहा है। हमने लायन देखा था, यहाँ पे लायन किसी और चीज को भी खा रहा है, लायन की मर्जी, कुछ भी खा सकता है। यहाँ पे चिकन हमने देखा, चिकन को कोई और भी मार के खा रहा है। और हम ह्यूमंस, मतलब कि जो नॉनवेज लोग हैं, वो चिकन भी खाते हैं भाई, है ना, इंसान खाते हैं। अब मान लो यहाँ पे दूसरे देशों की अगर बात करें तो देखो, गाय जो है वो भी घास पे डिपेंड करती है। और आपने सुना होगा कि दूसरे देशों में लोग बीफ खाते हैं। बीफ क्या होता है, बुफेलो या काऊ का जो मीट होता है। तो सब देखो किस तरीके से जुड़े हुए हैं। और ये तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ फूड चेन की बात की है, ये जो मैंने आपको बताया ये फूड चेन है, सब एक दूसरे को खा रहे हैं, कोई घास खा रहा है, कोई जानवर को खा रहा है। तो ये तो सिर्फ एक लेवल पे मैं आपको इंटरकनेक्टेडनेस बता रही हूँ कि फूड के बेसिस पे कि जो जानवर हैं खाने के लिए एक दूसरे पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं, हम किस तरीके से इन जानवरों पे डिपेंड कर रहे हैं। इनमें से अगर एक भी कड़ी अगर मिस हो गई ना, तो हम भी खतरे में आ जाएंगे। सब लोग एक दूसरे पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट है, सब लोग एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि इनमें से अगर एक भी चीज इधर उधर होती है, उसमें कम ज्यादा होता है। अगर मान लो जो छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एल्गे है, फंगी है, अगर उनमें भी ऊपर नीचे कुछ हो गया, अगर उनमें भी कमी आने लग गई, या वो कुछ अजीब तरीके की हो गई, लेट से चलो वो खत्म हो रही हैं, तो क्या होगा, वो जो एल्गी पे जो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं वो भी खतरे में आ जाएंगे। उन ऑर्गेनिजम्स पे जो दूसरे बड़े ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं वो खतरे में आ जाएंगे। तो सब कुछ जो है एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो ये जो मैंने आपको इंटरकनेक्टेडनेस बताई थी, फूड के लेवल पे बताई थी। अब हम सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए तो डिपेंड नहीं करते, हम और भी बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंड करते हैं। अब अगर मैं सिर्फ इंसानों के पर्सपेक्टिव से बात करूं, अभी तो मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये जो सब कुछ बताया कि किस तरीके से जानवर और हम सब एक दूसरे पे, इंसान जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो वो सिर्फ फूड के लेवल पे था। अब मान लो मैं इंसान को बीच में रखूं, अब इंसान जो है वो पेड़ पौधों पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जो ह्यूमन है वो प्लांट्स पे डिपेंड करता है खाने के लिए। और किस किस चीज के लिए डिपेंड करता है, क्लोथ्स के लिए। कॉटन की शर्ट पहनते हो ना आप, तो किससे बनती है, कॉटन से बनती है। कॉटन कहाँ से आती है, प्लांट से आती है। इसी तरीके से सिल्क, सिल्क कहाँ से आती है, सिल्क आता है सिल्क वॉर्म से। तो कपड़े के लिए देखो हम कैसे डिपेंड कर रहे हैं, इंसेक्ट्स पे डिपेंड कर रहे हैं हम इंसेक्ट्स पे भी डिपेंड कर रहे हैं कपड़ों के लिए। अब खाने में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस प्लांट्स तो खाते नहीं है, एनिमल्स को भी खाते हैं, बर्ड्स को भी खाते हैं, है ना, बर्ड्स को भी खाते हैं। रहने के लिए लोग घर बनाते हैं, घर में क्या यूज होती है, लकड़ी यूज होती है। अगेन हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए अपने आसपास के जीव जंतुओं पर, अपने आसपास के लोगों पर डिपेंड करते हैं। कोई भी चीज अगर हम बाकी सारी चीजों को हटा दें और हम सोचे कि हम अकेले सिर्फ इंसान जिएंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। हम बाकी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, और उनका होना बहुत जरूरी है अगर हम अपना सर्वाइवल चाहते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, वी ह्यूमंस अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। अब समझ आया यहाँ पे क्यों बोला है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जो बहुत मुश्किल हो, इतना आसान नहीं है ना हमारे रिलेशन को
हमारे सराउंडिंग के साथ एक्सप्लेन करना, हम किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने आपको जो भी एक जानवर दूसरे जानवर पे कैसे डिपेंड कर रहा है उसका थोड़ा सा एग्जांपल दिया, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो गए हो कि क्या क्या कह दिया, है ना। और इसको मतलब इतने आसानी से हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। अगर हम इसको रियलिटी में देखेंगे ना तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब बहुत मुश्किल है। एक लाइन इधर से चली जाएगी, मतलब मान लो ये एक जानवर है और ये दूसरा जानवर है, ये कोई तीसरा जानवर है, ये कोई चौथा है, इस तरीके से बहुत सारे हैं ना, हम तो बहुत सारे स्पीशीज है, बहुत सारे जानवर है, और सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, ये इस पे भी डिपेंड है। तो मतलब कि कहने की बात बस इतनी सी है कि हम सारे लोग जितने भी लिविंग बींग्स है वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड करते हैं, और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एकदम उलझा हुआ है, एकदम सिंपल नहीं है ये। अब यहाँ पे एक और चीज आई है, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि किसी भी लिविंग थिंग का उसके सराउंडिंग के साथ जो रिलेशनशिप है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। सो इकोलॉजी मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इकोलॉजिकल सिस्टम मतलब कि ये जो एक दूसरे पे हम डिपेंड करते हैं, जो इंटरडिपेंडेंस है हमारी हमारे सराउंडिंग के ऊपर, तो ये जो भी इंटरडिपेंडेंस है, ये जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डिपेंड करते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब इस पूरे सिस्टम में हम अकेले पार्ट नहीं है, जाहिर सी बात है, हम दूसरे जो भी लिविंग बींग्स हैं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। तो हम इसका सिर्फ एक पार्ट है, हम महज इसका एक हिस्सा है। हम अपने आप को, जो इंसान है वो अपने आप को रूलर की तरह ट्रीट कर रहा है, मतलब कि आज के डेट में इंसान जो है वो सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम इस धरती के राजा हों, बल्कि ऐसा नहीं है। जिस तरीके से बाकी ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे रह रहे हैं, जितना उनका हक है उतना ही हमारा भी है। मतलब यहाँ पे कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, हम सब इक्वल एक तरीके से इस धरती पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और हम इस पूरे धरती पे जो भी सिस्टम चल रहा है ना उसका महज एक हिस्सा है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें लग सकता है थोड़ी देर के लिए कि ये टेक्नोलॉजी वगैरह बना के हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इंसानों की गलत फहमी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब नेचर एक तरीके से अपने को दिखाएगा तो नेचर सब कुछ चेंज कर सकता है। तो हम लोग इस पूरे सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट है, और इस पूरे सिस्टम पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्लांट्स, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो एयर है उसको रिक्रिएट करते हैं। आपने सुना होगा ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। तो ये जो इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऑक्सीजन को क्रिएट करने में, जैसे प्लांट्स क्रिएट करते हैं ना, जैसे प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं, इसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी बहुत सारे जो प्लांट की कैटेगरी में आते हैं वो क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो भी हवा हम अपने अंदर ले रहे हैं, जो भी हम सांस ले रहे हैं, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, या और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्लांट्स वगैरह, कि जो हम हवा ले रहे हैं उसको वापस से बना रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हम ऑक्सीजन लेते जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाएंगे और प्लांट्स नई ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरी धरती पे जितनी ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी और हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो प्लांट है, प्लांट क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन को बना रहे हैं ताकि हम सांस ले सकें। इसके साथ साथ वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उसको भी एक तरीके से क्रिएट करने में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब का रोल है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं वाटर को क्रिएट करने का, कि प्लांट्स कैसे उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, तो जैसे देखो, आपको पता होगा कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट की लीव्स हैं उनमें जो पानी होता है वो इवोपोरेट हो जाता है। मतलब मान लो ये पौधा है एक, अब इस पौधे की ये जो पत्तियां हैं, ये जो लीव है, इसमें जो पानी मौजूद है वो इवोपोरेट हो जाएगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये जो पूरा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है, ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा मदद करता है बारिश लाने में, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पत्ती है उससे पानी उड़ रहा है और हवा में जा रहा है, और हवा में होके क्या होगा, ये जब हवा में जाएगा तो बादल बनेंगे, धीरे 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 करके बादल बनेंगे और बारिश होगी। तो ये जो प्लांट्स है वो बारिश लाने में हेल्प करते हैं। और अगर बारिश नहीं आएगी तो पीने का पानी हमारे पास कैसे आएगा, बारिश नहीं होगी तो नदियां कैसे बहेंगी। तो इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्लांट्स, एनिमल्स और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वाटर की क्रिएशन में भी।
और इसके साथ साथ सॉइल की क्रिएशन में भी, कि जो सॉइल है उसको भी रिक्रिएट करते हैं। सॉइल बनती है, बिगड़ती है, और उस सब में कौन रोल प्ले कर रहा है? प्लांट्स, एनिमल्स और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगेन जो मैंने आपको ह्यूमस का बताया था कि अगर हमें पेड़ पौधा उगाना है, अगर हमें अच्छी फसल चाहिए, उसके लिए क्या जरूरी है? सॉइल में ह्यूमस हो। अगर सॉइल में ह्यूमस नहीं होगा तो जो सॉइल है वो उपजाऊ नहीं होगी। उसमें सॉइल में उतने न्यूट्रिएंट्स, उतने जो भी हमें केमिकल्स वगैरह चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो जो हमारी फसल है वो बेकार हो जाएगी। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो आते कहाँ से हैं? वो ये डेड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, उनसे आते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ के पत्ते गिर गए, कोई जानवर मर गया, उन सबको क्या होता है? उन सबका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डेड प्लांट्स, एनिमल्स का डिकम्पोजिशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो मटेरियल बचता है, जो डिकम्पोज्ड चीज है, जो वो मटेरियल बचता है डिकम्पोज होने के बाद, वो क्या है? वो सॉइल में मिक्स होता है, जो कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और फिर हम अपनी फसल उगा पाते हैं, और जब फसल उगती है तो हमें खाना मिलता है। तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब जो हम हवा सांस ले रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम सॉइल को यूज करते हैं अपने खाना उगाने के लिए, इन सबको रिक्रिएट करने का काम करते हैं। और इन सभी चीजों के बिना हम नहीं जी सकते। हम पानी के बिना, हवा के बिना, खाने के बिना नहीं जी सकते। और इन सब चीजों को कौन नया कर रहा है? ये सारी चीजें, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स वी आर very much dependent on other plants, animals and microorganisms. Forests play a key role in ecological system as these are also primary producers on which all other living beings depend. अब जो फॉरेस्ट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम में, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऐसे लिविंग बींग्स हम कह सकते हैं जो कि खुद से खाना बना रहे हैं, जो सबसे पहले यही खाना बना रहे हैं। ठीक है, ये खाना किसी और से नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, और फिर इन लोगों को कोई और खाने की तरह खाता है। तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो क्या है? वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। आपने किसी पेड़ को देखा है किसी दूसरे जानवर को मार के खाते हुए? हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे पिचर प्लांट हो गया, बट स्टिल जैसे कि नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो सनलाइट के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके थ्रू वो अपने अंदर जो भी खाना उनको चाहिए वो बनाते हैं। सो वो किसी और पे डिपेंड नहीं करते। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्लांट्स हैं वो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। और जब प्लांट बन जाता है, जब प्लांट, कोई पौधा है, फसल तैयार हुई, फिर उसको हम खाते हैं, तो हम प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे। हम पेड़ पौधे, जानवरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। आप किचन में अपना खाना बनाते हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट ठीक है, बट वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। उसको आप प्राइमरी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में नहीं गिनोगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब आप अपने को कंपेयर करो और प्लांट को कंपेयर करो। प्लांट क्या कर रहा है? वो अपना खाना खुद बना रहा है, वो कहीं और नहीं जा रहा है, वो धूप के थ्रू अपनी जितनी एनर्जी चाहिए उसे ले रहा है। बट क्या हम धूप में खड़े होकर अपनी एनर्जी बना सकते हैं? नहीं ना। अगर हम धूप में खड़े होंगे तो हमारी तो एनर्जी चली जाएगी। बल्कि हम एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। हम फल फ्रूट खाते हैं ना, तो उससे हम एनर्जी लेते हैं। तो हम खुद से खाना नहीं बना सकते, हमें डिपेंड रहना पड़ता है दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब वो कहाँ में मिलते हैं? वो फॉरेस्ट में हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। बहुत ज्यादा आपको पेड़ पौधे कहाँ दिखने मिलेंगे? फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट भी इस पूरे बैलेंस में, इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहां पे जो जंगल है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, और बाकी सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। अल्टीमेटली हम सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये पेड़ पौधों पे। चाहे कोई पर्सन नॉन वेज है, पर वो पर्सन भी क्या करता है? वो पर्सन, जैसे मान लो कोई पर्सन चिकन वगैरह खाता है, ठीक है, अब वो पर्सन अगर चिकन खा रहा है तो चिकन कैसे बन रहा है? चिकन तो अल्टीमेटली ये अनाज खा के ही बन रहा है ना। तो हम सब किस पे डिपेंड करते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने जीने के लिए। तो ये एक तरीके से आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, जिसमें कि आपको बेसिकली यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम जिस अर्थ पे रहते हैं उसमें अकेले हम ही रहने वाले नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत सारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारे लोग रहते हैं, और उन सब पे हम डिपेंड करते हैं।